जय हिंद बच्चों, आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का आपका जो क्वेश्चन 2025 के फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया है। यहाँ से आपको ये पकड़ में आएगा भाई इस मॉडल पेपर से आपको कि देखेंगे आपका मॉडल पेपर बोलिए या पीवाईक्यू आप बोल सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपके सवाल पूछे गए हैं 2025 में, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर आप देखेंगे इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपका दिक्कत हो सकता है, उनको किस तरीके से आप आसानी से वहाँ से निकल सकते हो, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बाइनरी का। अगर बाइनरी में अगर बात करते हैं, अभी तक सवाल नहीं आता था तो ऐसा नहीं है, बाइनरी आपको एक बार जरूर ब्रीफ कर लेना है। थोड़ा सा आप देख लेंगे उसका, ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ सीख के आपको जाना है तो आसानी से एक सवाल यहाँ से आपसे पूछते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे भाई, तो आपका क्या दिया गया 1 0, आपका 1 1 है, 0 1 1 है, 0 1 है। पीछे से इसमें लिख दो भाई 1 1 आपका, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 हो जाएगा, फिर आगे आपका 1 है, इसको आप जोड़ेंगे 1 1 कितना हुआ 0 1 1 1 आपका 0 1 1 1 आपका 0 1 1 1 आपका 0, ये 1 हुआ 1 1 0, फिर आपका 1 आएगा भाई 1 1 आपका 0, यहाँ पे 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 बार 1 दिखना चाहिए, इसमें आपका दिख रहा है भाई, और 4 बार 0, यही पार्ट आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप देखोगे यही आ रहा है, बिल्कुल भाई यही आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला आपका सवाल है भाई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके साथ, सेकंड नंबर आपका सामने है भाई। अगर मैं बात करूँ एक कक्षा में 45 विद्यार्थी, इन ए क्लास 45 स्टूडेंट 34 लाइक प्ले क्रिकेट। अब यहाँ से भाई आपके पास है क्या कि 34 आपका क्या कर रहे हैं भाई, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ वेन डायग्राम से आप जाते हो तो थर्ड यहाँ पे टोटल है कितने भाई, तो आप बताओगे 45 है, और यहाँ पे आपका 34 लाइक प्ले क्रिकेट, 34 आपका क्रिकेट प्ले करते हैं भाई। 26 लाइक फुटबॉल, तो भैया 26 आपका क्या कर रहे हैं, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं। फर्दर ईच स्टूडेंट लाइक प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, तो यहाँ से जोड़ लो, तो 30 20 50 और 50 10 कितना हो गया 60, तो 45 ये है, 15 आपके ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं। आगे बात करते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले एग्जैक्टली 1 गेम, तो 15 यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो यहाँ से 15 निकाल दो, 15 5 20, 6 5 11 इधर हुआ जो केवल फुटबॉल खेलता है, यहाँ पे 15 निकाल दो, 15 4 19 ये हुआ जो केवल फुटबॉल खेलता है, तो केवल वाला ये पार्ट है 19 11 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 30। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका 30 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए भाई आपका एपी का सवाल है। देखिए ये आपको पता होना चाहिए भाई कि आपके पास जो पहला कॉमन डिफरेंस, दो सीरीज दी हुई है आपको, और पहले का आप देखेंगे तो यहाँ पे 19 है, फर्स्ट टर्म आपको ढूंढना होता है। पहले का कितना है भाई 19 है, तो यहाँ पे 19 है। कॉमन डिफरेंस हमेशा ये ध्यान रखना भाई, एलसीएम आप क्या लेते हैं, पहले का D1 और आपका क्या लेते हैं भाई, दूसरे का D1, दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो पहले में कितना 19 2 21 2 आएगा, और अगला आपका एलसीएम हम लेंगे भाई 2 का, और किसका आगे इसमें कितने का है 3 का, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ से आपका जो कॉमन डिफरेंस निकल कर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, आपका 6 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है, टर्म आपको ढूंढने पड़ेंगे भाई, तो यहाँ से आपका क्या बोला गया 110वां टर्म्स, तो ए कितना आपका 19 प्लस n माइनस 1 109 इंटू डी कितना आ जाएगा 2, तो 19 प्लस आपका 2 9 18, और यहाँ से 237 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 237। 75वां टर्म आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे डी 3 है, तो यहाँ से 19 प्लस 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 1 22, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 9 2 11 और 2 1 3 1 4 और 241 आ जाएगा। तो यहाँ पे कम कौन सा है 237 वाले के पास तक आपको पहुँचना है। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो अभी आप nवां टर्म मान लो कॉमन है, तो भैया आप लगाएंगे आपका 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है भाई 6 है, और ये आपका जो नंबर है वो कितना है 237 तक है। यहाँ से आप काटते हो
तो 19 घटा देंगे तो n-1 और यहाँ पे भाई 6 हो जाएगा। 237 आपका -19, तो यहाँ से आप निकालेंगे 200 कितना बचेगा 18, 6 से कटेगा 216 तक, तो 6 चौक 36 आएगा इस साइड। n-1 की वैल्यू हमें इंटीजर केवल लेना है और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37, मतलब जो कॉमन टर्म आएंगे वो कितने आ जाएंगे 37 आ जाएंगे। ये ध्यान रखना भाई 37 ये आ जाएगा। 216 ये होगा आगे, 16 6 22, इसका मतलब 222 जो टर्म होगा वो भी दोनों में सेम आएगा, 222 तक सेम आएंगे इसमें, ये बात बोल रहे हैं। आगे बात करते भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स वर्ड दिल्ली बी अरेंज कीपिंग द पॉजिटिव, अच्छा पोजीशन ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट अनचेंज। वॉवेल और कॉन्सोनेंट अब भैया अनचेंज होने चाहिए, तो ये हमारे पास दो लोग क्या हैं, 2 वावेल है, 3 हमारा कॉन्सोनेंट, ये बदलने नहीं चाहिए लेकिन आपस में स्थान बदलेगा, और 2 आपका वावेल है, 3 का भी आपस में स्थान बदलेगा, तो ये 3 दूनी कितना हुआ 6 और 2, तो कितने आपके लेटर बनेंगे भाई 12 बनेंगे बेटा, कितने बन जाएंगे 12 आपके बन जाएंगे। आगे बात करता हूँ, 5 की पावर 99 को आपको 13 से डिवाइड करना है भाई। देखो टोसेंट फंक्शन होता है और एक होता हमारा रिमाइंडर थ्योरम, तो इसके आसपास वैल्यू 13 दूनी 26, 25 तक तोड़ा जा सकता है। 5 की पावर 2 और यहाँ पे कितना आ गया 49, क्या बचेगा 98 और एक बच गया 5, तो ये 13 से भाग देंगे तो ये 25 हुआ, 13 दूनी 26, -1 आएगा कि पावर 19 इंटू 5, तो ये -1 इंटू 5 -5, और लास्ट में डिवाइजर ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक होता हमारा टोसेंट फंक्शन, प्राइम नंबर का टोसेंट फंक्शन n-1 होता है। 13 ये दिया गया है, 13 से भाग देना तो 12 आएगा, 12 8 96 यहाँ पे आएगा, कितना आएगा 96, 96 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 5 का जो क्यूब आएगा वो कितना आ जाएगा भाई 125 को 13 से भाग दे दो, 13 नवैया कितना आ जाएगा 117, तो यहाँ पे 117 और कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 तब भी आ जाएगा, चाहे जैसे निकाल लो। ये मैंने टोसेंट फंक्शन से निकाला या आपका रिमाइंडर थ्योरम होता उससे निकाला। आगे बात करते हैं भाई, द प्रोबेबिलिटी दैट ए फैमिली ओन लैपटॉप 0.68, भैया उसके पास लैपटॉप है 0.68 और अगला आल्सो डेस्कटॉप है 0.56, और आपका क्या बोला गया भाई इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ओन बोथ है, तो दोनों है तो दोनों का मतलब हटा दो उतना, ए यूनियन बी आपका आ जाएगा 48, तो यहाँ से दोनों आपने हटा दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेलेक्टेड आपका ओन लैपटॉप आर, ओ आर का मतलब हो जाएगा क्या भाई यूनियन, तो यूनियन हम लोग निकाले हैं, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो चाहे क्या हो लैपटॉप हो, यही आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यहाँ से आप जोड़ लो, 6 8 6 कितना आ जाएगा 8 6 14 और 6 5 11 1 12 और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 0.48, 24 ये गया, 24 और निकाल दो 100 में से तो 76, 0.76 यही आएगा, हाँ 0.76 आ जाएगा आपका बी पार्ट, ये है आपका। आगे बात करते देखिए, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई कि x + 1/x अगर आपका क्या दिया है 2 cos थीटा दिया है, तो आपसे x की पावर n + 1/x की पावर n पूछे तो 2 cos n थीटा हो जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट आप सवाल है, तो यहाँ पे 3 दिया है तो 3 हो जाएगा, मैंने n जनरल बात किया है तो यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा भाई, क्या आ जाएगा आपका सी पार्ट आ जाएगा 2 cos 3 थीटा, 2 हमेशा लगा होता है इसके साथ। आगे बात करते भाई, काट इनवर्स 9 है, अब इसको आप बदल लो, किसी एक को बदल दो, चाहे इसको चाहे इसको, अगर इसको हम इसमें बदलते हैं भाई तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। अब इसको आप tan में बदलोगे तो एक ट्रायंगल बना लो, इसको थीटा मान लिए आप, ये √41 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया ये 4 हो गया, तो यहाँ पे आपका 4 चौक 16 25 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे tan लगाएंगे tan इनवर्स 4/5 आ गया यहाँ से, तो यहाँ से आप लगाएंगे भैया tan इनवर्स a, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो 1/9 प्लस 4/5 डिवाइड बाई आपका 1 - 1/9 इंटू 4/5 आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ से tan इनवर्स आपका, तो यहाँ पे 5 9 चौक 36 और 5 कितना आ जाएगा 41, 41 आपका आ जाएगा बटे 5 9 45 आ जाएगा, यहाँ पे 5 9 45 माइनस 4 41 बटे 45 आ जाएगा, तो ये आपका कट के कितना हुआ भाई 1, tan इनवर्स आपका 1 का जो वैल्यू होगा वो π/4 निकल कर आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा π/4, जस्ट फार्मूला आपको अप्लाई करना था। आगे बात करते भाई, यहाँ पे ए मैन एम स्टैंडिंग 100 मीटर अवे फ्रॉम द
फ्रॉम द बेस। अब ये बोल रहा है कि भाई ये आपका बेस से कितनी दूरी पर है। यहाँ पे आपसे बोला गया है अवे फ्रॉम द बेस पी। बेस पी है आपका चिमनी का। ये हमारे पास क्या है भाई, ये आपका एक चिमनी है यहाँ पे, है ना। आप चिमनी ऑफ हाइट 50 मीटर, चिमनी की जो हाइट है वो कितना है 50 मीटर है। ऑब्जर्व दैट, यहाँ पे 100 मीटर पर आपका क्या है भाई, ये आपका क्या दिया है ए मैन एम, एक आदमी यहाँ पे है एम पॉइंट पर। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाइट ऑफ पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्यू ऑफ स्मोक टू बी 45 डिग्री। तो यहाँ से तो ये तो चिमनी की हाइट हो गई, यहाँ पे आगे कहीं क्या है स्मोक होगा, ऊपर जाएगा भाई, नीचे तो आएगा नहीं। स्मोक का जो एंगल इसने ऑब्जर्व किया है वो कितना ऑब्जर्व किया है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बोला भाई, हाईएस्ट पॉइंट आपका क्या है क्यू है। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट क्या है आपका क्यू बोला गया है। टू बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी इज एट आर। ये क्या है भाई, अच्छा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ चिमनी का हाईएस्ट पॉइंट आपका कितना है आर है। अब स्मोक ऑफ द एंगल द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चिमनी आर। फर्दर आपका पी आर और क्यू आपका स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल है, चिमनी के ऊपर है भाई सारे। द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पीएम के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द एंगल आर एम क्यू की बात हो रही है, आर एम और क्या है क्यू, मतलब ये आपसे एंगल पूछा जा रहा है थीटा आर एम क्यू। आइए बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं भाई क्या आ जाएगा आपका, ये 45 टोटल हो जाएगा और 1045 का मतलब 100 ये है तो ये भी 100 हो जाएगा, मतलब ये 50 आ जाएगा भैया। ये भी तो पूरा 100 होगा क्योंकि 45 है, 1045 की वैल्यू ये और ये 1/1 आ जाएगा, पहला चीज़। और दूसरा अगर आप लगाते हो भैया यहाँ पे tan थीटा आपको निकालना है, 1045 पूरा लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बच रहा है क्या बचेगा भाई। तो अगर हम देखते हैं ये आपका 100 ये 50 है, मतलब ये 1 है, ये आपका कितना है, ये 1 और ये आपका कितना हो गया 2, तो 50 दूना 100, तो 2 दूनी 4 और एक कितना आ जाएगा 5, √5 आ जाएगा। और आपका किससे मल्टीप्लाई है भाई 50 से, तो ये चीज़ रहा 50 और ये आया, और ये 100 है, ये 100 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 100√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 100√2 आ जाएगा। यहाँ से अगर बात करते हैं आपका कितना आ जाएगा 100√2 आ जाएगा। अब आपको ये वाले एंगल सारे, ये वाले तीनों साइड आपको क्या है भाई पता है। अब तीनों साइड अगर पता है तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हुए 45 डिग्री है तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 45 डिग्री आएगा। लेकिन आपका 45 डिग्री आएगा, यहाँ से कुछ काम बन सकता है तो ये आपका बनेगा नहीं अभी। तो थीटा अगर इधर है आपका तो इसमें तो आपका काम बनेगा नहीं। अब आप कास थीटा ही लगाओ क्योंकि आपकी अगर मैं tan लगाता हूँ 1045 तो tan थीटा आ जाएगा 1045 आपका। यहाँ पे अगर आप लगाते हो 1045 लेकिन आपका थीटा और ये माइनस करना पड़ेगा 45 माइनस थीटा, है ना। 1045 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा आपको, और 1045 माइनस थीटा ये वाला पार्ट आएगा आपका, 1045 माइनस थीटा ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 45 माइनस थीटा, ये तो हम लिख ही सकते हैं बिल्कुल भाई। 10 यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री और माइनस थीटा आप लगा दो तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा भाई 50 और अपान 100। तो 50 अपान 100 ये वाला जो पार्ट है ये कितना बचेगा आपका, तो ये बताओगे 1/2 आ जाएगा, ये चीज़ आएगा। और 1045 तो 1 माइनस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा अपान क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस tan थीटा। हाँ यहाँ से एक चीज़ बना आपका 1/2 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2 tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे 3 tan थीटा यहाँ से आप लगा सकते हो, ये आपका कितना आ जाएगा 1, और tan थीटा की जो वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 1/3, और थीटा की वैल्यू आप tan इनवर्स कर देंगे तो आपका आसानी से मिल जाएगा क्या भाई बी पार्ट। देखिए ये अच्छा सवाल था, बस यहाँ पे एक बार आपको सोचना पड़ेगा। आगे बात करते भाई, नेक्स्ट आपका दिया गया है ये किसका वैल्यू भाई होता है आयोटा √3, तो अल्फा की वैल्यू क्या है भाई ओमेगा है, कितना आपका ओमेगा। यहाँ पे आप रख देंगे तो पहले 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 3 × 18 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा
तो आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे 33 तक कट जाएगा, ये भी बचेगा, तो -2 ओमेगा स्क्वायर 2 ही बचेगा यहाँ पे। और इसका पावर क्या हो जाएगा 100, माइनस आपका आगे क्या है भाई, यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो आप देखेंगे 1 - 3 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से काट दो, आपका 3 × 8 = 24, तो कितना बचेगा ओमेगा, और प्लस यहाँ पे कितना 36, तो ओमेगा स्क्वायर, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा -4 ओमेगा आ जाएगा आपका, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, -4 ओमेगा स्क्वायर आएगा, यह आ जाएगा नहीं, ये भैया आपका 3 × 8 = 24 ये था, हाँ, तो -4 ओमेगा आएगा केवल, तो यहाँ पे -4 ओमेगा केवल आएगा। अब यहाँ से -2 की पावर क्या कर दो 100, तो -2 की पावर आपका 100, तो भैया 2 की पावर 100 आप लिख सकते हो। यहाँ पे ओमेगा की पावर 200 माइनस यहाँ पे आपका ये भी 2 की पावर 100 आप लिख दोगे, बिल्कुल भाई। अब ओमेगा की पावर क्या आ जाएगा 50, यहाँ से काट दोगे आप, तो भैया आपका 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 3 × 6 = 18, 2 × 3 = 18, तो ओमेगा स्क्वायर -2 की पावर 100, ये 48 तक कट जाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों सेम हो गए, कितना आ जाएगा आपका 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा भाई सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, ये आपका दिया गया है भाई, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर बाई 2√3, तो भैया ये बोला गया है कि अल्फा माइनस बीटा, मैंने मान लिया ये ज़्यादा है, अल्फा की वैल्यू ये 2√3 है, यही है ना। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका दोनों का होल स्क्वायर करके फार्मूला लगा दो, होल स्क्वायर आपका -4 अल्फा बीटा के बराबर होता है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 3 कितना हो गया आपका 12 हुआ। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा तो के हुआ, तो के स्क्वायर आ गया, माइनस आपका अल्फा बीटा आपका 4 के बराबर कितना आ गया 12। यहाँ से अगर बात करते हैं के स्क्वायर -4 के, और ये कितना आ जाएगा -12, तो 6 दूनी 12, तो के की वैल्यू 6 और -2 आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लो। तो यहाँ से आपका किसकी वैल्यू पूछी गई है भाई, के की वैल्यू, एक्स की नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, कितना आ जाएगा भाई 6 निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका व्युत्क्रम पूछा है, 4 दूनी -8 और 5 दूनी कितना आ जाएगा +10, ये आएगा आपका, तो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू 2 आएगा, इस तो इसकी वैल्यू है, लेकिन व्युत्क्रम के सारणिक का यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके इनवर्स निकालोगे, फिर उसका भाई इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अगर बात करते इनवर्स निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 1/2। अब आगे अगर बात करते हो यहाँ से इनवर्स के, वैसे भी आप डायरेक्ट अगर निकालोगे तो भैया इनवर्स का आपका जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये किसके बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, तो 1/2 आप डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी से बोल सकते हो। आगे बात करते भाई, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 10 है, तो यहाँ पे 5 इज एडेड, ऐड करने से इस पर कोई फर्क पड़ता नहीं, चेंज ऑफ इस ओरिजिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड देन डिवाइडेड, डिवाइड का फर्क पड़ता है, डिवाइड का क्या डिवाइडेड बाई 20, डिवाइड का फर्क पड़ता है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं भाई 10 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका 10/20 अगर करते हो तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला आपका दिया गया है भाई ABC आपका एक ट्रायंगल है, कितना है भाई ABC आपका बेटा क्या है, ABC आपका एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारा क्या है मामला सेम है, सारा सेम है। AD आपका क्या बोला गया भाई, AD आपका BC पर है आपका ये परपेंडिकुलर। अब आपको बोला गया भाई A की वैल्यू कितना है 2,1 है, D की वैल्यू कितना है भाई -2,6 है। अब यहाँ से सबसे पहले ये पता कर लो, BC का इक्वेशन पूछा है तो सबसे पहले इसका स्लोप पता कर लें, इसका स्लोप y2 - y1 तो कितना -5 अपान यहाँ पे कितना आएगा 4। अब इस लाइन का स्लोप जब आप पता करोगे तो -1 अपान इतना 4/5, तो यहाँ से आपका y - y1 = 4/5 x - x1 तो कितना आ जाएगा +2, तो ये आपका 5y - 5 6 कितना हुआ 30 बराबर 4x प्लस आपका कितना हो गया 8, तो 4x - 5y प्लस कितना आ गया 38 बराबर 0, 4x - 5y और यहाँ पे कितना आ गया भाई +38 बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं भाई,
ये आपका दिया गया लंब रूप, आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म में अगर आपको लिखना भी है तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए सबसे पहले लंब रूप का मतलब ये होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हो या फिर आपका लंब रूप में आपका क्या क्या चेंज होता है भाई, इनको आप चेंज कर देते हैं। अब ऐसा है कि आपका अगर मैं बात करूं कि ये 2x हो जाएगा माइनस √3 आपका क्या हो जाएगा भाई √3y, और ये आपका ये, लेकिन यहाँ पे भी आपका ये कांस्टेंट बदलता भी है तो इससे भी आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसा तो कुछ है, तो आपका सबसे पहले तो y के फॉर्म, मतलब यहाँ पे तो माइनस है नहीं, अगर y के फॉर्म में भी आप लेके जाते हो तो ये चीज़ आपका उस साइड जाएगी, तो y की वैल्यू निकालोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। तो अब इसका मतलब कौन सा रूप आपसे जानना चाहता है भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म होता वो आपसे पूछ रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप बताएंगे भाई √3x + 2y आपका इक्वल टू 7 से डिवाइड कर दोगे, x अपान कितना आ जाएगा 7 अपान √3, यहाँ पे y अपान 7/2 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और अब लंब रूप तो आपका ये हो जाएगा इक्वेशन, यहाँ पे कांस्टेंट सी आता है। आगे बात करते भाई नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यहाँ पे देखो भैया आपका x एक्सिस y एक्सिस का कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, हाफ करके स्क्वायर करते हैं, अगर वो कांस्टेंट टर्म के बराबर आता है तो दोनों एक्सिस को ही छूता है, तो ये दोनों एक्सिस को छूता है। अच्छा, कोई सर्कल है जो दोनों एक्सिस को आपका क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे छू रहा है, दोनों एक्सिस को आपका यहाँ पे छू रहा है, ठीक है, ये आपका दोनों एक्सिस को छू रहा है, तो ये आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों एक्सिस को क्या कर रहा है भाई, छू रहा है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें, ये x एक्सिस है हमारा और ये क्या आपका y एक्सिस है, अगर इसकी आप बात करोगे तो यहाँ पे सेंटर आपका तो k हो गया, अब दोनों एक्सिस को छू रहा है तो यहाँ पे भी आपका k आएगा, यहाँ पे भी आपका k आएगा। अब बोल रहा है जहाँ पे ये टच कर रहे हैं वो आपका क्या है, p और q है, p पर आपका x एक्सिस पे p पर और इस पे आपका q पर। अब बताओ ये पूछा जा रहा है भाई, तो k ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से k√2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका देखो भाई k√2 हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है लेकिन आपका ठीक है। यहाँ पे अगर बात करते भाई देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर का अगर आप स्क्वायर कर दे दो हो, और प्लस आपका p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का अगर आप स्क्वायर करते हो, यह हमेशा ध्यान रखना p वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर q वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ से आप रख लो भाई, आपका क्या आ जाएगा a डॉट b आपको दिया 2 दूनी 4, इसका पूछा है तो इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, x² हो जाएगा। अब अगला आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये 2 दूनी 4 आपका और 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, 16 में से 4 गया आपका तो 12 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 3 12, तो आपका 2 कितना आ जाएगा भाई 3। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, p क्रॉस q आपका का मैग्नीट्यूड आपका पता चल जाएगा। हर बार आपका इससे सवाल आता रहता है, ये ध्यान रखना भाई। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है कि यहाँ पे PQR आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है, ये आपको पता है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो हम मुझे क्या दिया है, P बराबर 2Q बराबर 3R। अब यहाँ से आपका मैंने मान लिया K, तब ये आपका K आ गया, K/2 आ गया और K/3 आ गया। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, y एक्सिस की। y एक्सिस के लिए फार्मूला लगा दो, y की वैल्यू कितना है, K/2 है, डिवाइड बाई अंडर रूट इसका स्क्वायर k² प्लस k²/4 और यहाँ पे प्लस k²/9 आ गया। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कास थीटा की, इसी को बोला गया। अब आगे k/2, अब यहाँ पे 9 चौक 36, रूट से बाहर निकालेंगे 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखोगे k² तो k बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 36, तो ये 36 और 4 9 36 9 कितना हो जाएगा आपका 45 4 49, तो 49 का क्या बाहर आएगा भाई 7 बाहर आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 2 3 6, तो 3 अपान कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, बाकी के से के कैंसिल। अब हमारे पास जो बात है वो cos 2 थीटा की बात है। cos 2 थीटा क्या आ जाएगा भाई, 2 cos² थीटा -1 हो जाएगा। 2 × 3 त्रिका 9 7 7 49 आपका -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 9 दूनी 18, 18 - 49 बटे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 4 में से 1 गया कितना आ जाएगा 3, -31/49 आएगा। माइनस आपका क्या हो जाएगा 31/49 आएगा। 9 में से 8 गया 1, बिल्कुल भाई 31/49 आपका निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। आगे बात करेंगे भाई, यहाँ पे आपका जो दिया गया है भाई देखो, स्क्वायर रूट होता उसके अंदर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, क्यूबिक रूट के लिए कोई आपका दिक्कत नहीं होता, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा -∞ से
इनफाइनाइट डायरेक्ट, बिना कुछ सोचे समझे इसमें लगाना है। आगे बात करते हैं भाई, यहाँ से आपका ये दिया गया है कॉन्टिन्यूअस। कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो भाई लिमिट एग्जिस्ट जरूर कर रही होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो, तो यहाँ पे 4 × 5 की पावर 0 बराबर हो जाएगा 8k प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा भाई, 4 बराबर 8k, तो k बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा। तो ये आपके सवाल रहे जो आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आए होंगे और बेहतर तरीके से आप समझ पाए होंगे, और आपको भी ये पता चला होगा कि भाई किस तरीके से मुझे तैयारी करना है और कैसे आपको जो है उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को पकड़ के रखने हैं, और आप जो है ताकि आसानी से सवाल कर पाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आपको भाई नोट्स जो आपके पास है उसको रिवाइज करिए, और सबसे ज़्यादा फोकस करिए जहाँ से क्वेश्चन बार बार आए हैं वो आपके पास फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपके 60 नोट में होने चाहिए। जितना उसको रिवाइज करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आइए बात करते हैं एनडीए के लिए जो आपका मॉडल पेपर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सब पे हम लोग जीके या जीएस के पार्ट पे आज जबरदस्त तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन, प्लासी का युद्ध कहां पर लड़ा गया, कब लड़ा गया, ये क्वेश्चन है। तो 1757 में प्लासी के मैदान में, जो बंगाल में पड़ता है, वहां पे प्लासी का युद्ध हुआ। और जब दूसरा डेट आपके सामने दिखता है 1764 का, इस टाइम पे आपका बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये दोनों डेट महत्वपूर्ण है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था, उसी टाइम पे प्रमुख रूप से हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो बे ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। वहीं अगर बात करें इस वंश का सबसे महान शासक जो है वो कृष्णदेव राय जी थे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में जिन भारतीय राजाओं का जिक्र किया है उनमें कृष्णदेव राय का भी नाम है, और ये भारत के सबसे महान शासक थे, ऐसा बाबर ने भी माना है अपनी आत्मकथा में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था। प्यारे साथी, आंसर आपका है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था, अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज, मतलब अंडर अशोका, मतलब अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन में टैक्सिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र एंड वैशाली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। पाटलिपुत्र आपका जो है उस समय मौर्य काल में राजधानी हुआ करता था मौर्यों का। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया। प्यारे साथी ध्यान रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता है। 1930 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू किया जाता है। 1922 में चौरी चौरा कांड होता है, चौरी चौरा कांड होता है, और यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। और अगर 1919 की बात करें तो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो एक राजनीति पे बेस्ड पुस्तक है, इसकी रचना कौटिल्य या चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा किया गया था। राजनीति शास्त्र की यह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक मानी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, चाणक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 वाज साइंड बिटवीन, इलाहाबाद की संधि 1765 किसके किसके बीच में साइन किया गया, यह आपसे पूछा गया है। आपको यहां पर ध्यान देना है, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड ये साइन करते हैं इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी, और यह आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो यहां पर अगर आपको यहां पर देखो, ध्यान दो, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कौन किया, तो यहां पर ध्यान देना बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया। अगर आपको यहां पर ध्यान देना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। बट अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो जो एक्चुअल फाउंडर बात ऐड करेगा, एक्चुअल फाउंडर अगर बात ऐड करे
तो आपका कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा, अदरवाइज कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद क्विट इंडिया, खिलाफत मूवमेंट, दांडी मार्च या चंपारण सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1930 में दांडी मार्च के तहत हुआ, जब दांडी नामक तट पर पहुंचकर गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक बना करके और अंग्रेजी कानून को तोड़ा था, सांकेतिक रूप से कानून को तोड़ा था, तो यहीं से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग मानी जाती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? प्यारे साथी 8 राज्यों से होकर के, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? मां गंगा है। सी ऑप्शन आप सबके सामने है, सी ऑप्शन आप सही आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बात करें, ब्लैक सॉयल इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉयल, लैटेलाइट सॉयल, एलुवियल सॉयल या रेड सॉयल। तो ब्लैक सॉयल जो है इसको रेगुर सॉयल कहा जाता है या ब्लैक या कॉटन सॉयल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉयल तो नाम इसका है ही। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ओजोन, ओजोन परत किस एटमॉस्फेयर के किस लेयर में मिलती है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। प्यारे साथी स्ट्रेटोस्फेयर वो आपकी लेयर है जहां पे ओजोन परत मिलती है और ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जब भारत की पूछेगा तो K2 आंसर हो जाएगा, तो K2 आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तब आपका कंचनजंगा आंसर सही होगा, अदरवाइज आपका K2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द वेस्टर्न घाट आर आल्सो नोन एज हिमाद्री, सह्याद्री, अरावली, विंध्य। आपको याद रखना है कि वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। और आपको एक बात यहां पर और बताना चाहूंगा कि 16 डिग्री लैटिट्यूड लाइन, 16 डिग्री लैटिट्यूड लाइन सह्याद्री को क्या करती है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसके ऊपर का नार्दर्न सह्याद्री है, और आपको याद रखना है 16 डिग्री के नीचे का, 16 डिग्री लैटिट्यूड के नीचे का सदर्न सह्याद्री है। तो ये बात आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म करंट, कौन सी इनमें से गर्म धारा है? ऑप्शन ए लैब्राडोर, बी कैनारी, सी गल्फ स्ट्रीम एंड डी पेरू। प्यारे साथी, जो लैब्राडोर है कोल्ड करंट है, कैनारी कोल्ड करंट में कंसीडर की जाती है, पेरू कोल्ड करंट में कंसीडर की जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम आपकी जो है वो वार्म करंट है और यह अटलांटिक महासागर में चलती है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दक्कन प्लेट्यू इज मेड मेनली ऑफ, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किससे बना है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन या सैंडस्टोन। प्यारे साथी, दक्कन पठार पे लावा का जमाव हुआ और लावा के जमाव के कारण दक्कन पठार का निर्माण हुआ। लावा का अगर जमाव हो रहा है तो वहां पे जो चट्टान बनेगी वो बेसाल्टिक चट्टान होगी। तो दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास डायरेक्ट इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉलेज, प्राइम मिनिस्टर या सुप्रीम कोर्ट। इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा
ये आपको इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, ये इतने आपके पार्टिसिपेंट होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो कह रहा है आर्टिकल 368 डील्स विथ फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी या इलेक्शन कमीशन। प्यारे साथी याद रखना कि 368 अमेंडमेंट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, संविधान के संशोधन से रिलेटेड है। आपको बता दें फंडामेंटल राइट अगर बात किया जाए तो 12 से 35 के बीच में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। इमरजेंसी जो है वो 352 से 360 के बीच में है, और इलेक्शन कमीशन आपका 324 में है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा मेंबरशिप इज, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? प्यारे साथी याद रखना 25 ईयर लोकसभा के लिए मिनिमम एज है, 30 ईयर राज्यसभा के लिए मिनिमम एज है, 21 ईयर आपकी बात करें तो 21 साल उम्र है अगर आप पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, लोकसभा एंड विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 साल, और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 35 ईयर मिनिमम होना चाहिए। फिलहाल के लिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। हम बात कर रहे हैं द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाई, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए चीफ मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी पार्लियामेंट। प्यारे साथी गवर्नर को अपॉइंट करने की अथॉरिटी भारत के राष्ट्रपति के पास में है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद पंचायत, कौन सी अनुसूची संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों से संबंधित है? याद रखना 11th शेड्यूल जो है 11वीं अनुसूची, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है भैया, ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, और वहीं पे जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पंचायत से संबंधित है। 7वीं सूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची आती है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची आती है। और अगर 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया, और इसमें भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया गया था। भूमि अधिग्रहण कानून इसके तहत लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, भारत का सुप्रीम कोर्ट कब बना, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बना है भैया 1950 में बना, 1950 में बना है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। 1950 में भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था। बात करें मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन, मनी बिल कहां पेश किया जा सकता है? राज्यसभा ओनली, लोकसभा ओनली, आइदर हाउस, ज्वाइंट सेशन। प्यारे साथी याद रखिएगा कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और कोई बिल मनी बिल है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर बारोड फ्रॉम, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब डीपीएसपी कहां से लिया गया है? यूएसए, यूके, आयरलैंड या कनाडा? प्यार साथी ध्यान रहना कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डीपीएसपी है, ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो ये तो आपके बेस्ट 25 क्वेश्चन रहे आपके जीके के मॉडल पेपर के लिए। इसी तरीके की सेशन के लिए जुड़े रहे मेजर कलसी क्लासेस के साथ। थैंक यू, जय हिंद। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है मेजर कलसी क्लासेस, इंडियाज नंबर 1 डिफेंस एकेडमी। और आज आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉडल पेपर या मॉक टेस्ट आप कह सकते हैं जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि आप खाली होंगे, इस समय होली का समय है, तो आपको बिल्कुल आपको फ्री बैठना वैसे तो है जरूरी, लेकिन आप बैठिएगा मत, क्योंकि थोड़ा सा साइड में पढ़ाई भी होती रहनी चाहिए। और आपके क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं आज की डेट पर, जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, जो मैंने रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और गारंटी के साथ कहता हूं एक न एक इसमें से फंसेगा जरूर, यानी फंसना 100% तय है। तो आप बस पूरी तरह से लग जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो, 2 4 10 मिनट 20 मिनट का, और ये पूरा वीडियो देख डाला यार, ये हो ज्यादा
होगा ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट का, 15 से 20 मिनट, 25 मिनट का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, यानी अगर देखा जाए तो ये एक कॉमन एरर का क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, लिखा है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम, यानी कहा जा रहा है कि जो फंड्स हैं, जो हमें पैसे चाहिए, उसको अवेलेबिलिटी हो सकती थी अगर सब लोगों ने एक साथ प्रपोजल दिया होता तो। यानी कंपनी से अगर बात करते हैं या किसी जगह पर जहां पर आप पैसे मांगते हैं, अगर सब मांगते हैं तो मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अलग अलग जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो आप जानते हैं। फिर यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई, कौन सा सेंटेंस या कौन सा पार्ट एरर में है, तो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इफ एक क्या है, आपका कंजंक्शन है, और कंजंक्शन या कंडीशनल के साथ में आया है, तो याद ये रखना है ना कि इफ के पहले वाला सेंटेंस, यानी इफ के जो बाद में सेंटेंस होता है, चाहे बीच में आए चाहे लास्ट में आए, कट, इफ के पहले चाहे वो सेंटेंस हमारा शुरू में आ जाए इफ के साथ, चाहे वो बीच में आ जाए, तो इफ के बाद जो कंडीशन होती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होती है और दूसरा वाला फ्यूचर में होता है। और आप देखते हैं तो ट्राइड लिखा है, जो यहाँ गलत है, आपको यहाँ पर ट्राई का यूज करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर डी वाला सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो जो एरर है वो इसमें ही है, क्योंकि आप ट्राई की जगह, ट्राइड की जगह आपको ट्राई करना है। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब क्लियर है। इफ कंडीशनल वर्ड है, उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में होता है, और उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो फ्यूचर में होता है। और आप देख सकते हैं विल बी लिखा है, फ्यूचर है, तो इसका मतलब पहला वाला यानी जो इफ के बाद वाला है वो हमेशा प्रेजेंट में होना चाहिए। फिर चाहे इफ यहां आए और फिर चाहे इफ शुरू में आ जाए, किसी भी कंडीशन में आए, हमेशा इसके बाद प्रेजेंट टेंस का यूज होना है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करने जा रहे हैं हम। लिखा है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट, यानी एक आदमी जो ये नहीं विश्वास करता है कि भगवान है या भगवान नाम की कोई चीज है या भगवान का कोई अस्तित्व है। अब यहां पर जो ऐसे लोग होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, उन्हें आप क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, उन्हें एथिस्ट ही कहा जाता है। जबकि थेइस्ट वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है, यहां पर होता है आस्तिक, ठीक है, इसका मतलब होता है आस्तिक, और इसका मतलब होता है नास्तिक। तो नास्तिक जो होते हैं वो भगवान में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों को हम जनरली कबीरपंथी भी कहते हैं, क्योंकि कबीरदास जी कहते थे कि अगर पत्थर पूजे भगवान मिले तो मैं पूजूं पहाड़। वो ये भी कहते थे कि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूज दूंगा। तो ये कंडीशन हमेशा से रही है। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग को नहीं मानते। जो नहीं मानते वो उनकी मर्जी, जो मानते हैं वो उनकी मर्जी। उसके बाद देखिए, प्रोफेन का मतलब होता है पवित्र होता है, ये बात याद रखेंगे। ब्लास्फेमी होता है ईश निंदा होता है। ईश निंदा से मतलब है, जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी भगवान देवी देवताओं को गाली देकर देता है, भगवान या देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा और उनके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है, यानी चोरी चमारी भी कर लेता है, ये कह सकता हूं मैं। थोड़ा हिंदी में आ जाता हूं। तो यहां पर जो गलत व्यवहार करना, जो गाली देना है ना, मूर्ति को तोड़ना, दिस इज कॉल्ड ब्लास्फेमी और ब्लास्फेमस, तो उसी को हम ईश निंदा कहते हैं। जबकि यहां पर प्रोफेन का मतलब मैंने आपसे बताया कि प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र होता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अच्छा, इरेवेंट का मतलब होता है, इरेवेंट का मतलब होता है बेअदब या अपमानजनक, इसका मतलब होता है बेअदब। रिलेवेंट से बना हुआ वर्ड, ये समझ में आ रहा होगा आपको, रेवरेंट है ना, तो वैसे ही इरेवरेंट वर्ड लिखा हुआ है। तो आई होप एंड आई विश की चीजें ऐसे ही तैयारी आप करेंगे तो वो बेस्ट होगा। थर्ड में आते हैं, यहां पर एक ईडियम एंड फ्रेजेस की बात हो रही है। लिखा है शार्प प्रैक्टिस। अगर शार्प प्रैक्टिस की बात करते हैं तो इसका ईडियम्स क्या होना चाहिए, फ्रेजेस क्या होगा? डिसऑनेस्टी होगा, फ्रिक्वेंटली होगा, ब्रीफली होगा या नियर बाई होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका मतलब जो होता है वो जनरली बेईमानी का सौदा होता है। डिसऑनेस्ट की बात करेंगे, डिसऑनेस्टी की बात करेंगे, यानी बेईमानी का सौदा, ठीक है, बेईमानी का सौदा की बात यहां पर होगी, बेईमानी का सौदा। तो ये आप ध्यान देंगे, यहां पर आएगा डिसऑनेस्टी का सेंस आएगा, ठीक है, जो क्लियर हो जाएगा। बेयरली जो डीलिंग विद डिसऑनेस्टी लेवल होता है ना, कि अगर किसी के साथ हमने ईमानदारी नहीं करनी, हमने बेईमानी करके उसका पैसा ले लिया, दैट इज कॉल्ड शार्प प्रैक्टिस, उसी को कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट में आगे चलते हैं। तो एक हमारे सामने आ गया है, आप देखते हैं यहाँ एक PQRS टाइप का क्वेश्चन है, जिसे ABCD के नाम से भी दिया गया है। चलिए थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि
अब देखो, जो मैंने आपको ट्रिक कई बार बताई है, अगर आप मेरा यूट्यूब का लाइव वीडियो भी देखते हैं, जो हमारा क्लासेस होती हैं, आप वहां पर देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। सारी ट्रिक्स बता के बैठा हूं कि आप देखिए, ए से हमारा ऑप्शन शुरू नहीं हो सकता, अगर ए का कोई है तो हटा दीजिए, इसको डी हटा दीजिए। द मर्चेंट ठीक है, रस्किन ठीक है, पर्सन ठीक है, मतलब बी सी डी तीनों में से कोई ना कोई एक बनेगा जरूर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि यहां पर मेन जो सब्जेक्ट अगर बात करते हैं तो रस्किन दिखा है, यानी जो एक नाउन की तरह से है, तो यहां पर सी से जो सेंटेंस शुरू होगा वो ज्यादातर कंडीशन में सही लग रहा है। और याद रखिए, अगर कहीं पर भी आपको नाउन दिखाई देता है तो वो सेंटेंस की शुरुआत वहीं से होती है, ये ट्रिक समझ लीजिए आप, क्योंकि ही से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, सी से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, कहीं ना कोई सब नाउन होगा तभी उसका प्रोनाउन आता है। और आप देखते हैं तो द मर्चेंट कहीं ना कहीं क्या है, एक कोई ऑब्जेक्ट होगा या कोई प्रोनाउन है, वैसे प्रोनाउन तो नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पर्सन भी यहां पर नाउन नहीं है, लेकिन रस्किन लिखा हुआ है, ये नाउन है। और आप देख सकते हैं कि रस्किन बिलीव्स दैट, रस्किन बॉन्ड की बात हो रही है, इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, नेमली द सोल्जर्स और पेस्टोर्स, द फिजिशियन, द लॉयर एंड द मर्चेंट। यहां पर देख सकते हैं, अब उसी मर्चेंट को यहां बताने की कोशिश की गई है ना, या पर्सन बिलोंगिंग टू दिस प्रोफेशन आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म दियर ड्यूटी ऑनेस्टली। आप सीधा सीधा सी लगाइए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि नाउन यहां शुरू है और सी से एक ही ऑप्शन शुरू भी था जो यहां पर है। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं थोड़ा सा और। एक और सेंटेंस हमारा ऐसा ही PQRS टाइप का है, तो फिर यहां पर देखिए लिखा है बट ए से नहीं शुरू होगा, कहीं ए है क्या? नहीं है। चलिए, बी से 3 ऑप्शन हमारे शुरू है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। तो द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल हु बिलीव्स सी इज द ओनली वन ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब प्लैनेट के बाद क्या करना है? हर पेरेंट सिंपली वैनिस्ड इनटू थिन एयर वन डे, या सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवादा बिकॉज सी एस्पायर्स टू रिसाइड द मोजावे डेजर्ट। तो इसका यहां पर है कि उसको लगता था कि वो केवल द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ यंग गर्ल, है ना, जो स्ट्रेंज चाइल्ड है वो एक स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की, हु बिलीव्स दैट सी इज द ओनली वन इन द प्लैनेट। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी के बाद सी आ रहा है क्या? बी के बाद सी आ रहा है ना, बिल्कुल सी आ रहा है। तो बी के बाद सी यहीं पर दिख रहा है, बाकी किसी और में दिख नहीं रहा है। बस आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पढ़ा भी मत करिए, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आप थोड़ा सा बिल्कुल बताना, मैं बता देता हूं, आप थोड़ा सा कैसे बन जाएं। आप बिल्कुल पूरी तरह से ट्रिकी मेथड अपनाइए, ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों में करना है वो चीजें जरूरी है, इन सब में एक ऑप्शन आपके पूरे के पूरे आंसर को एक बार में क्लियर कर देगा। लेकिन अगर आप इसमें उलझे तो फिर दिक्कत होगी। और आप देख सकते हैं कि उस लड़की को लगता था कि वो पूरे प्लेनेट में एक है, और इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसको क्या कर दिया, एक दिन फेंक दिया। और फिर वो फेंकने के बाद कहां गई? सी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ। भाई, जब उसने, उसके पेरेंट्स ने उसको निकाल दिया तभी तो वो ट्रैवल करेगी, यही बात तो यहां पर कही जा रही है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। लिखा है कि पैसिव वॉइस बनाना है, डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट टू देहरादून। अब मैं बता देता हूं इसकी भी ट्रिक। देखो, डिड लिखा है, वॉज या वर से सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिव वॉइस में अगर डिड है तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर होना चाहिए। अब वॉज या वर देखा जाए तो दिखा है, वैसे तो सब में हैड, इसमें हटा दीजिए। रिटर्न टिकट्स हमारा मेन सब्जेक्ट होगा, है ना, तो मेन सब्जेक्ट हमारा रिटर्न टिकट है, तो वर द रिटर्न टिकट्स बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पर। वॉज द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, ठीक है, नॉट बॉट बाय यू। और यहाँ पर दूसरे वाले में भी देखते हैं तो बीइंग लिखा है, जो इसकी यहाँ जरूरत नहीं है। वर देहरादून नॉट बॉट बाय यू, ये या तो ए है या तो डी है, इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी वाला ही होगा। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू, और वहाँ पर वॉज लिखा है। और यहाँ क्यों ये वर लिखा? क्योंकि टिकट्स की बात हो रही है, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, ये बात आपको पता होगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक और लिखा है, आइडेंटिफाई इनकरेक्टली वर्ड। टिमिड गलत लिखा है, फैमिलियर गलत लिखा है, इंट्रोवर्ट गलत लिखा है, या एडोलेसेंस गलत लिखा है। तो बच्चे मेरे सबसे क्लियर तो देख ही रहे हैं आप, सी वाला ही यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सी वाला है यही गलत है, यानी सी वाले में ही हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है, और सी वाले ऑप्शन में आप देखते हैं तो यहाँ पर एक ही वर्ड दिख रहा है जो आपको गलत दिख रहा होगा, है ना। करेक्ट वर्ड, जो गलत वर्ड है वो क्या है? वो है एडोलेसेंस, ये गलत है। जबकि इसकी सही स्पेलिंग होगी तो ADOLE हो जाएगा, एडोले हो गया,
ठीक है, और फिर SCENCE हो गया, एडोलेसेंस होता है, जिसका मतलब होता है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, ADOLE होगा ये, और CENCE यहाँ पर क्लियर है, SCENCE क्लियर है, ठीक है, एडोलेसेंस होगा, बाकी सारे वर्ड सही लिखे हुए हैं। अगला वर्ड देखते हैं, तो लिखा है इडियम एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, दैट कैन सब्सटीट्यूट। अब लिखा है मास का बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, मास का बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, या बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, एड इंसल्ट टू इंजरी, या आई स्टॉर्म इन अ टी कप। तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन से मतलब हमारा इस चीज का है कि हम कह सकते हैं कि जैसे को तैसा वाली कंडीशन वैसे यहाँ पर हो सकती है क्या, हाँ ऐसा कह सकते हैं क्या, जैसे को तैसा, बिल्कुल यही चीज कहा जाएगा। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब क्या होता है हमारा यहाँ पर कि गलत फहमी में होना। एड इंसल्ट टू इंजरी कहने का मतलब ये है कि आग में घी डालना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब हमारा किस चीज से होता है, इसका मतलब है बात का बतंगड़ बनाना। अब बात का बतंगड़ बनाना है, या जैसे को तैसा है, या गलत फहमी में होना, या यहाँ पर लिखा है एड इंसल्ट टू इंजुरी, इन चारों में से क्या होना चाहिए, तो बच्चे यहाँ पर है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना, बात का बतंगड़ बनाना। वेनेला में मास का बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, ये वही है, बिग फस का मतलब होता है छोटी सी कोई बात है उसको एकदम पूरी तरह से क्या कर देना, जबरदस्ती की बातें कर करके बढ़ा चढ़ा कर प्रेस कर देना। तो गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है जैसे को तैसा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। अब 9 नंबर देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, पैसिव वॉइस यहां पर भी है, और लिखा है कि सेंटेंस हमारा क्या है, देखो लिखा क्या है कि हाउ विल यू टेल योर पेरेंट्स दैट, यहां से महेश, ठीक है, याद रखिएगा, महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। तो महेश एंड हिज टीम, जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। तो द फायर एंड रेस्क्यू टीम हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए ये यहां पर गलत है, द फायर एंड रेस्क्यू ये भी यहां गलत है। अब या तो ए या तो सी है, ठीक है, और यहां पर लिखा है वर हेल्पिंग, तो बीइंग होना चाहिए। तो यहां पर देखा जाए बीइंग यही दिख रहा है, लेकिन यहां पर भी देखा जाए तो बीइंग हेल्प्ड नहीं लिखा हुआ है, ये गलत है, और इसी वजह से ए वाला सही हो जाएगा। देखिए इन सब चीज़ों में आपको ट्रिक लगा देनी है, इन सब चीज़ों में आपको ट्रिक लगा देनी है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर रखिएगा अपने आप को, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है। तो फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर एक सेकेंड, सॉरी, ओके, कट, यहां से शुरू करते। ओके, यहां पर पहला सेंटेंस हमारा है कि महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है। अब यहां पर ये फायर लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो महेश एंड हिज टीम, तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। द फायर एंड रेस्क्यू टीम, चारों का देखिए वो दिख रहा है, यहां पर नहीं दिख रहा है, इसको आप काट दीजिए। अब ए बी सी है ऐसे ऑप्शन जो जिनमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। अब अगर बात करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये नहीं होगा। यहां पर देखा जाए तो ठीक है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये नहीं होगा। तो इसका एकमात्र ऑप्शन है जो बी वाला तैयार हुआ है, इसका एकमात्र ऑप्शन है जो बी वाला तैयार हुआ है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ गया हमारा, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो लिखा है सिलेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन। ओके, लिखा है कि इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी, इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी, इट इज पार्टी, आई एम एंजॉयिंग अ पार्टी, या इट इज द पार्टी, आई एम एंजॉयिंग अ एंड पार्टी। अब यहां पर क्या होना चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले आप डी वाले को देख सकते हैं, डी वाला यानी है ना, इट इज अ नाइस पार्टी, आई एम एंजॉयिंग द पार्टी। बहुत सीधी सी बात है कि ये एक अच्छी पार्टी है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूं, ये ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा गलत क्या है, एंड पार्टी नहीं होगा, है ना, इट इज पार्टी नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, इट इज पार्टी, आई एम एंजॉयिंग एंड पार्टी, ये भी नहीं होगा, और यही केवल सही दिख रहा है। चलिए नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड फॉर सब। तो ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, तो उसको एक ऐसी किताब या किताबों का पूरा ग्रुप या सेट ऑफ बुक्स जिसमें सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाता है, सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, तो उसे इंसाइक्लोपीडिया ही कहते हैं। डिक्शनरी एक अलग चीज़ है, वॉल्यूम एक अलग चीज़ है। जबकि आप एंथोलॉजी की बात करते हैं तो एंथोलॉजी का मतलब थोड़ा सा अलग है। एंथोलॉजी का मतलब होता है संकलन होता है, ठीक है,
पोयम से जो रिलेटेड होती हैं, तो यहाँ संकलन मैं कह सकता हूँ, संकलन या पद्य, ठीक है, पद्यावली भी कह सकते हैं इसको हम। बाकी इसको इतने रहने दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, नहीं चीज़ें और गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट में आगे देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पर यूज लिखा है, पर यूज का जो सिनोनिम होगा वो क्या होना चाहिए, पर यूज का जो सिनोनिम होगा वो क्या होना चाहिए, तो क्या चेक होगा या ड्रॉ होगा या परस्यू होगा या नैरेट होगा, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर यूज का जो सिनोनिम होगा वो चेक होगा, ठीक है। देखिए ड्रॉ का मतलब खींचना होता है, परस्यू का मतलब पीछा करना होता है, नैरेट का मतलब होता है वर्णन करना, जबकि परयूज का मतलब होता है ध्यान लगाकर पढ़ना, और चेक का मतलब भी जांचना होता है। तो इसका मतलब होता है अवलोकन करना, ठीक है, अवलोकन करना, अवलोकन करना। और यही चीज तो यहाँ पर भी बताई जा रही चेक के सेंस में है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, और लिखा क्या है, ये भी आपको PQRS के जैसा ही दिख रहा है। तो लिखा क्या है देखो, फिर से चेक करें। वी लिखा है, इवन लिखा है, आवर माइंड लिखा है, और इट इज लिखा है। इट से शुरू नहीं होगा, वी से भी शुरू नहीं होगा, बी से भी नहीं शुरू होगा, आवर माइंड का यहाँ पर खैर है ही नहीं। चलिए एक ऑप्शन सी से रिलेटेड जो दिख रहा है आपको, और वास्तव में बता दूं मैं, ये केवल ट्रिक बता देता हूं, यही शुरू होगा। इवन से कभी कोई सेंटेंस शुरू हो नहीं सकता, पहली बात। वी अगर देखा जाए तो एक हमारा प्रोनाउन है और हम इससे सेंटेंस की शुरुआत कर नहीं सकते, दूसरी बात। इट इज हमारा एक क्या है, ये भी प्रोनाउन की तरह से यूज होता है, ये भी नहीं कर सकते। तो आवर माइंड ही जो एक नाउन की तरह काम कर रहा है। देखिए कितनी बेहतरीन ट्रिक के साथ बता दिया। पढ़ना की भी जरूरत नहीं यार, क्यों पढ़ोगे, नहीं पढ़ना है, जरूरत तुझे इसकी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत पढ़ पढ़ के करना है यार, आप ट्रिक समझो। आवर माइंड इज रिसोर्सफुल एनफ टू फाइंड शॉर्टकट्स इन सिंपल एंड ईजी वे। अब इसके बाद कह सकते हैं वी ऑफन मेक, हाँ इसके बाद वो हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन तो हवा में उड़ा देना, हवा में। द एम्परर वॉज, यहाँ पर एंटोनिम बताना है, विग्ड मैन। विग्ड का मतलब होता है अच्छा ना होना, मीन्स अत्याचारी, दुराचारी, ऐसा वर्ड हम कह सकते हैं, बुरा, दुष्ट, शैतान। तो इसका उल्टा क्या होगा, सेवेज तो होना चाहिए वैसे। वर्चुअस का मतलब भी गुणी होता है, गुणों से भरा हुआ, नेक, नेक आदमी होता है। सेवेज का मतलब वैसे बर्बर होता है, और देखा जाए तो इसका सिनोनिम ही है। वाइल का मतलब होता है घिनौना, तो एक ही वर्ड यहाँ पर दिख रहा है, वर्चुअस, ठीक है। देखिए इसका मतलब तो क्या होता है, दुष्ट होता है ना, सेवेज। यहां पर भी देखा जाए फायर्स का मतलब भी दुष्ट होता है, वाइल का मतलब भी ऐसा ही कुछ है ना। फायर्स का मतलब भी उग्र या क्रूर होता है ना, उग्र या क्रूर होता है, ठीक है, या उग्र होता है। सेवेज का मतलब दुष्ट होता है। वाइल का मतलब भी जो मैंने आपसे कहा, घिनौना या नीचतापूर्ण, घिनौना या नीचतापूर्ण, ठीक है। तो एक ही चीज तो बच रहा है, क्योंकि विग्ड का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट होता है, जबकि वर्चुअस का मतलब होता है अच्छा आदमी। नंबर 16 में चलते हैं, तो फिर से एक बार वही, और फिर से देखो बात से क्लियर दिख रही। इट्स नहीं होगा, इट्स नहीं होगा। एम्फसाइजिंग अपॉन द टाइम दैट, ये हो सकता है इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा डी वाला। अगर सी से कोई शुरू है, सी वाला हमारा ऑप्शन बी है, और बी वाले में देखते हैं तो वैसे तो देखा जाए तो सी वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, जबकि एक चीज यहां पर थोड़ा सा मिस कर गया हूं मैं, एम्फसाइजिंग अपॉन द टाइम्स दैट, ये कहीं ना कहीं एक पहले के एक सेंटेंस को ही एम्फसाइज करेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन हमारा जो ये होना क्या चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। यहां पर क्या ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा या सी से, तो बिल्कुल यहां पर जो समझ में आ रहा है वो बी वाला ही होगा, क्योंकि देखो यहां पर बी भी एक हमारा क्या है, वर्ड सीधा सा है। ये जो हमारा बी वाला है यही सेंटेंस से शुरू, क्योंकि नाउन इसमें कहीं नहीं दिया है, तो यहां पर ए से तो होगा नहीं, है ना, सी से भी नहीं होगा, क्योंकि इसी के बाद की ही बात यहां पर कही जाएगी। तो इम्फेसाइज करना, इसका मतलब किसी न किसी चीज के बारे में बात हुई होगी, और डी से भी नहीं होगा, तो यहां पर बी वाला शुरू होगा और बी डी सी ए होगा। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम दियर एल्डर्स। अच्छी बात है। उसके बाद लिखा है कि इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स इज मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव दियर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस। फिर उसके बाद आप कह सकते हैं एम्फसाइजिंग, मैंने जो कहा ना कि इसके बाद ही किसी चीज़ पर अगर एम्फसाइज करेगा तो उसका मतलब पहले कुछ बातें हुई हैं। नंबर नेक्स्ट आते हैं 16 में आते हैं, तो सिनोनिम बताना है मैचिंग का। मैचिंग का क्या हो जाएगा सिनोनिम,
तो मैचिंग का सिनोनिम जो होगा वो डी वाला ऑप्शन हमारा दिख रहा है, रिजेंबलिंग, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैचिंग का मतलब मिलता जुलता, तो रिजेंबलिंग का मतलब भी वही। अच्छा, अपॉइंटिंग एक अलग चीज है। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? डिस्टिंग्विश का मतलब अगर होता है खास या विशेष या पर्टिकुलर कह सकते हैं। उसके बाद एडोर्निंग का मतलब पूजनीय होता है, ये होता है पूजनीय, अधिक प्रेम करने वाला या जिसको हम प्रेम करते हैं। एडोर्न होता है कि नहीं होता? एडोर्न का मतलब क्या होता है? मिलता जो मतलब एडोर्न का जो मतलब होता है वो होता क्या एग्जैक्टली, है ना। तो अधिक प्रेम करने वाला होता है। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है खास या विशेष, है ना। पर्टिकुलर, डिस्टिंक्टिव का मतलब भी होता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 17 में आते हैं। नंबर 17 कहता है कि एंटोनिम बताना है और डेरिजन का। डेरिजन का एंटोनिम क्या होना चाहिए? तो डेरिजन का एंटोनिम्स होगा यानी टर्मिनेशन, ये एंटोनिम्स होगा, क्योंकि डेरिजन का मतलब कहीं ना कहीं होता है उपहास या ताना या खिल्ली, है ना। उपहास या ताना या खिल्ली, खिल्ली उड़ाना किसी की, ठीक है, मजाक करना। ताना मारना भी कुछ ऐसा ही वर्ड है। अच्छा, एडमायरेशन का मतलब तो होता है प्रशंसा करना। टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति या अंत होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन करना। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर टर्मिनेशन ही वर्ड है ना। उपहास या ताना मारने का जो वर्ड होगा, अच्छा डेरिजन का जो उल्टा होगा उपहास या ताना का, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, कट 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 कट। तो यहां पर जो हमारा वर्ड है एंटोनिम, उसका डेरिजन है। डेरिजन का मतलब होता है उपहास करना, ताना मारना या खिल्ली उड़ाना। तो इसका उल्टा क्या होगा? एडमायरेशन करना। एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना। जबकि टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? समाप्त कर देना। डिसइंट्रीगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विघटन या वियोजन करना। और एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन करना। एस्टिमेट बनाना मीन्स आकलन करना, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और चलते हैं, 10 में आ जाते हैं। तो लिखा है कि सिनोनिम बताना है किसका? मॉडरेट का, है ना। मॉडरेट का सिनोनिम क्या होगा? तो सस्टेनेबल होगा, कंसिडरेबल होगा, रिस्पेक्टेबल होगा या रीजनेबल होगा। मॉडरेट, ही वॉज ऑफर्ड अ मॉडरेट प्राइस ऑफ हिज बंगलो, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कंसिडरेबल अमाउंट होगा कि क्या, है ना। कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए। तो मॉडरेट का जो सबसे उपयुक्त होगा वो वैसे तो कंसिडरेबल ना होके रीजनेबल होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखो सस्टेनेबल का जो मतलब होता है वो एक अलग चीज है। सस्टेन का मतलब होता है कायम रहने वाला। रीजनेबल का मतलब उचित या वाजिब होता है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। यहाँ पर सस्टेनेबल, है ना। तो मॉडर्न का जो मॉडरेट का उल्टा जो होगा, सिनोनिम जो होगा वो रीजनेबल होगा, ठीक है। उचित होता है, इसका मतलब भी उचित होता है और इसका मतलब भी उचित ही होता है। लेकिन जब बात करते हैं रिस्पेक्टेबल की, तो उसका मतलब तो वो एक अलग चीज है। सस्टेनेबल का मतलब कायम रहने वाला, यहाँ पर कायम रहने वाला, कायम रहने वाला। नेक्स्ट में आते हैं, नंबर 20 में आते हैं। और नंबर 20 है, ये सिनोनिम बताना है यील्डेड का। यील्डेड का मतलब क्या होता है? तो यील्डेड का मतलब होता है मान जाना, मान लेना, फल देना, ठीक है। मान जाना, मान लेना या फल देना। तो वे टू आर्ग्यूमेंट, डिमांड्स और प्रेशर, एक्नॉलेज, सपोज, प्रोडक्ट, ये सारे वर्ड होते हैं। इसका सिनोनिम जो बताना है वो होना क्या चाहिए? तो कंसीडेड होगा कि नहीं होगा? कंसीडेड होगा। कंसीडेड का मतलब भी वही है जो यहां पर है, स्वीकार करना या मान लेना। इसका मतलब भी क्या होता है? स्वीकार करना या मान लेना, जो यहां पर इसका मतलब भी है। यील्डेड का मतलब भी स्वीकार करना या मान लेना होता है, मान जाना होता है। जबकि आप अगर आगे बात करते हैं तो कोर्टेड का मतलब तो आपको पता है, निवेदन करना, आमंत्रित करना होता है। हाउंड का मतलब जो होता है पीछा किया जाना, हाउंडेड है। और ट्रेंडेड का मतलब होता है, आपको पता है, झुकाव होना, है ना। ट्रेंडेड का मतलब होता है झुकाव होना, झुकाव होना। कोर्टेड का मतलब क्या होता है? किसी को जब हम बुलाते हैं, निवेदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो कोर्टेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट आता है 20। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। रिसीव गलत है कि रिसीप्ट गलत है, रेजिस्टेंट गलत है या पोस्टपोन गलत है? तो बच्चे यहाँ पर एकदम क्लियर है कि जो इसका गलत वर्ड है वो रिसिप्ट है। RECEIPT होगा, RECEIPT होगा रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पर ये गलत है, बाकी ये सब सही है। डिसीव भी सही लिखा हुआ है,
DECEI है, जैसे रिसीव होता है ना RECEI होता है, वैसे ही यहाँ पर ये भी है, रिसीव करना, डिसीव करना, ये सब वर्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाए तो एक वर्ड है हमारा जो पैसेज टाइप का है कि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग बट इट्स ऑल्सो। अब इट्स ऑल्सो क्या है, यानी किसी नई भाषा को सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये एक रिवार्ड भी होता है। इट्स ऑल्सो रिवार्डेड। It can open new opportunities for communication and culture exchange. When learning a new language, it is important to be patient and give yourself time होना चाहिए क्या? बिल्कुल यही होगा, give yourself time to progress. One way to make language learning easier is to, अब यहाँ पर क्या है कि hesitate है, commit है, forget है या यहाँ पर है प्रोक्रेस्टिनेट है, तो यहाँ पर स्पेशली जो वर्ड होगा वो कमिट होगा। कमिट का मतलब गलती करने के सेंस में होगा, ठीक है। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी एंड फोर्सेस व्हाट रीडिंग एंड राइटिंग बाय इमर्जिंग योरसेल्फ इन द लैंग्वेज एंड कल्चर यू कैन एक्सेलरेट योर। अब योर क्या है, पिच है, कॉम्प्लेसेंसी है, प्रोग्रेस की ही बात करेंगे तो योर प्रोग्रेस है ना, प्रोग्रेस एंड गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग of the language. Learning a new language is not only practical but it also a daunting, arduous या intimidating या enjoyable। तो enjoyable का ही सेंस आएगा कि नहीं आएगा, कैन बी फन एक्सपीरियंस। तो आई होप एंड आई विश कि ये एक आपके सामने जो मैंने पेपर रखा, एक मॉक टेस्ट की तरह रखा, आप इसको एंजॉय करेंगे और होली के साथ साथ आप इसको भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि आप पूरे दिन होली खेलेंगे नहीं, जब भी आपको समय मिले, मौका मिले इन 2-3 दिनों में, लेकिन आप इसको देखिएगा और इसके सारे क्वेश्चन देखकर जरूर जाइए, जिससे फायदा आपका होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेजर कलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम सभी एनडीए में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न बनते हैं उसका एक पैटर्न देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में बनते रहे हैं या इसी के अनुरूप आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे, ये उम्मीद है आपसे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। कांच को प्रायः अति शीतल द्रव कहा जाता है। कांच कोई निश्चित गलनांक नहीं होता क्योंकि ये मिश्रण है। तो आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, आपका यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो भी सही है। दूसरा देखा जाए तो आपका दूसरा भी क्या है, इसके लिए करेक्ट है, ठीक है। हमें कौन सा चूज करना है जो सही नहीं है, कौन सा चूज करना है जो सही नहीं है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास। बोरान इज प्रेजेंट इन द पायरेक्स, हाँ बोरान पायरेक्स में रहता है, ये बात भी सही है, लेकिन सोडा ग्लास जो होता है वो पायरेक्स ग्लास से हार्ड नहीं होता है। पायरेक्स ग्लास जो होता है इससे कठोर बर्तन जो ताप को सह सके, टूटे ना, वो बनाए जाते हैं। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सोडा कांच पायरेक्स कांच से कठोर नहीं होता, सोडा कांच मुलायम होता है पायरेक्स से, ठीक है, कठोर नहीं होता। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमेना। क्वथन और स्पंद दोनों सतही परिघटनाएं हैं। क्वथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल, ये बात तो भाई गलत है, और क्वथन ये भी गलत है, हमसे सही पूछा है। क्वथन और वाष्पन दोनों स्थूल आयतन परिघटनाएं हैं, ये बात भी गलत है। क्वथन एक स्थूल आयतन परिघटना है और वाष्पन एक सतही परिघटना है। तो यहाँ पर बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना बट इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमेना, यहाँ से भी पढ़ सकते थे सरफेस फिनोमेना। तो आपका सबसे सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रॉ मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर। पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के लिए हम कौन सा कच्चा माल यूज करते हैं? चूना, सिलिका, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भाई, गलत है। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं भाई, गलत है। चूना, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना। सबसे सही ऑप्शन आपका सी है। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में रहता है, इसमें सिलिका रहती है और इसमें आपका एल्यूमिना रहती है। एल्यूमिना क्यों रहती है? सीमेंट को जल्दी जमाने के लिए, ठीक है, अर्ली जमाने के लिए, और जल्दी जमने से बचाने के लिए जिप्सम डाला गया होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल के बारे में सही नहीं है। जल का क्वथनांक उच्च होता है, जल का उच्च गलन उष्मा होती है,
वाटर एज ए हाई हीट ऑफ फ्यूजन, जल एक अध्रुवीय अणु है, गलत बात है, यह एक पोलर, ठीक है ना, पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु साबुन के नमूने में होता है जो सॉफ्ट आपका सोप होता है उसमें क्या कंटेन होता है, तो सॉफ्ट वाले में पोटेशियम होता है, सॉफ्ट वाले में पोटेशियम होता है, KOH से बनता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट moves at a non-zero constant acceleration for a certain interval of time, then the distance it cover in the time। यदि एक वस्तु सुनितर जो है नियत त्वरण से किसी निश्चित समयांतराल के लिए गति करती है तो उसका तय की गई दूरी उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करती है, उसके आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती है, समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, उसके आरंभिक विस्थापन पर निर्भर करती है, नहीं, उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है, उसके आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, इंक्रीज लिनियरली विथ टाइम, इसमें एक नियत त्वरण है। तो समय के साथ लिनियरली विथ टाइम, समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है, ये सही होना चाहिए। समय के साथ रैखिक रूप से क्या होगी, बढ़ती है। क्लियर क्वेश्चन है आपका, तो देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। अ सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर हैव द सेम मास एंड सेम रेडियस, विच वन हैज़ द हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो अगर डिस्क की बात करते हैं हम लोग, जब डिस्क की बात करते हैं तो ये आ जाता है I = 1/2 mr², और स्फीयर के लिए आपका हो जाता है 2/5 mr²। सिंपल सी बात है, 1/2 को करोगे कन्वर्ट तो आएगा 5 दूना के 10 0.5, और ये आएगा 5 चौक का 20 0.4। सिंपल सी बात है सर, डिस्क का ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कार स्टार्ट फ्रॉम बंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स साउथ, इमीडिएटली टर्न अराउंड एंड रिटर्न द बंगलुरु, द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड अप 2 hours, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड अप। तो देखिए, ये गया बंगलुरु और बंगलुरु से वापस आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, तो यहाँ पर 0/2 रखोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, 0। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, 0। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। एक बंद पास के चारों ओर विभवांतर और विद्युत वाहक बलों का योगफल 0 के बराबर होता है, या किसके परिणाम स्वरूप कहा गया है, तो ओम का नियम है, नहीं, ओम का नियम V = IR होता है। आवेश संरक्षण, इसमें धारा जंक्शन वाला नियम होता, तब संवेग संरक्षण नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है। ये किसको दिखाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। किसको दिखाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A student measure certain length using a meter scale having least count equal to the 1 millimeter. Which one of the following measurement is more precious? हाँ, तो बच्चों इस प्रश्न का जो जवाब होगा, इस प्रश्न का जवाब कह रहा है कि आपका 1 मिलीमीटर तक के अल्पतमांक वाले मीटर स्केल का प्रयोग करके मापता है, मीटर स्केल का प्रयोग कर रहा है, और कौन सा अधिक परिशुद्ध होगा, तो इसमें सबसे सही शुद्ध आपका होगा जो इसके सबसे नियरेस्ट होगा, तो आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतरण शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है। किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतरण हमेशा जरूरी है। तापन करने पर वस्तु की लंबाई, आयतन तथ्यतः वही बने रहते हैं। जब तापांतरण होता है तो ऊर्जा का अंतरण मात्र ऊष्मा होता है। सही है पूछ रहा है, तो किसी ऊर्जा अंतरण में तापांतरण हमेशा जरूरी है। एनी एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस, कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतरण शामिल नहीं है। तो इसके लिए सबसे सही जवाब ढूंढना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतरण शामिल नहीं है, ऊष्मा नहीं है। गलत बात है, ऊष्मा हो सकती है, तो आपका ऊष्मा नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कोई ऊर्जा अंतरण जिसमें किसी प्रकार का तापांतरण शामिल नहीं हो, ऊष्मा नहीं है। यही कथन आपका क्या हो जाएगा, सबसे सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा,
एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी दोलायमान लोलक का आवर्तकाल t है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? समय t के बाद गति सिर्फ एक बार फिर घटित होती है, t न्यूनतम समय जिसके बाद गति फिर घटित होती है, सही नहीं है में आपका पहला ही हो जाएगा। समय t के बाद गति सिर्फ एक बार फिर घटित होती है, ऐसा नहीं है, यह घटित बार बार हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उसकी गति एक सरल रेखा में है, एक समान वेग से गति कर रही है तो कौन सा सही नहीं हो? उसका त्वरण शून्य है। यदि पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा, ये पक्का है। उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता बढ़ता है, एक समान वेग से जा रहा है तो उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है, सही नहीं है। उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है, एक समान वेग से जा रहा है तो उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है, गलत बात है, चाल नियत रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड एक समान त्वरण a से गतिमान है, उसका आरंभिक वेग u है, समय t के बाद उसका वेग v है, उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at, उसका y अक्ष की दिशा में x अक्ष की दिशा में ग्राफ एक सरल रेखा होगा। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो इस पर वेग दिखाना है तो आपका u आ जाएगा इस पे, यानी कि कहाँ से कटेगा तो हम कहेंगे ये कटेगा आपका y अंतःखंड u कटेगा। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए एक दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए दंड चुंबक पर लगने वाला नेट बल क्या होगा? यह चुंबक की लंबाई पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपका नेट बल क्या हो जाएगा पूछा है, तो इसका जो नेट बल हो जाएगा, इसका नेट बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम इनर्शिया? किसके पास इनर्शिया मैक्सिमम होगी? परमाणु का, अणु का। देखिए परमाणु छोटा होता है तो आपका जो I बराबर होता है वह होता है m/2। तो मास ज़्यादा किसका है? अणु का है। 1 रुपये के सिक्के का, क्रिकेट की एक गेंद का, तो ज़्यादा इनर्शिया किसका होगा? क्रिकेट की एक गेंद का। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, लगभग जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट हैं। यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, बिल्कुल सही बात है। परमाणुओं के लिए बल नगण्य होता है। यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, ये बात गलत है। अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के लिए अलग अलग होता है। तो सबसे गलत आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, जो एकदम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, केवल पिंड के द्रव्यमान और द्रव के घनत्व पर, पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर, और केवल पिंड के द्रव्यमान और आकार पर नहीं। सही बात होगा तैरना या डूबना पिंड और द्रव्य के घनत्वों के अंतर पर। ठीक है, सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑन ऑब्जेक्ट एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनओमी है? अनओमिक की बात कर रहा है, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। सभी क्या होते हैं? नॉन ओमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक परिघटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो पेरिस्कोप हो चाहे कैलिडोस्कोप हो, ये कार्य करते हैं प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण होते हैं? 2 समतल दर्पण होते हैं जो 45 डिग्री के कोण पर रखे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इन सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर? 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक हम लोग आराम से सुन पाते हैं। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है? यह अम्लीय है या उदासीन है या क्षारीय है या कैल्शियम फास्फेट का बना है जो दंतवल्क एनामेल का पदार्थ है? तो टूथपेस्ट के लिए सबसे सही आपका हो जाना चाहिए कैल्शियम फास्फेट, थोड़ी मात्रा इसकी रहती है जो जिससे आपका दंतवल्क एनामेल का पदार्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है? हाइड्रोजन आयन जो आपका क्या होगा? अम्ल होगा। तो जो आमाशय रस होता है इसमें HCl होता है
और ये आपका H+ आयन क्या देगा, ज़्यादा देगा। क्लियर। नेक्स्ट है लवण जल ब्राइन किसका जलीय विलयन है, तो ये आपका किसका जलीय विलयन होता है, NaCl का। किसका होता है, NaCl के जलीय विलयन को ब्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, द्विक। तो आप सभी को पता है कि यह एक स्ट्रैंडेड RNA होता है, स्ट्रैंडेड RNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात कर रहा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता। श्वसन क्रिया में कौन भाग नहीं लेगा, तो ये जो बोमन कैप्सूल होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उच्च ऊर्ध्व दंड पर संतुलित गेंद है जिसका उदाहरण है ऊर्ध्व दंड पर अ बॉल बैलेंस ऑन अ वर्टिकल रॉड। वर्टिकल रॉड पर अगर बॉल है तो इस समय इसकी जो हाइट है H है, तो ये हो जाएगा U = mgh, यानी कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कौन सा होगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि बोल रहा है वर्टिकल, तो एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक प्याले में स्थिर अवस्था में किसी तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होता है। तरल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान नहीं होता है, अलग अलग बिंदुओं पर दाब अलग अलग होगा। इसके बाद दिया दाब तरल में हर जगह रहता है। हाँ, तरल में तो हर जगह दाब रहता है। ये आपका सभी बिंदुओं पर एक समान नहीं होगा, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, गहराई बढ़ती जाएगी, बदलता जाएगा। हाँ, ये सब जगह रहता है और ये आपका है, तो इसमें 2 और 3 ऑप्शन सबसे सही हो जाएंगे, जो है आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कहेंगे किसका, बैरोमीटर का। किसका कहेंगे, बैरोमीटर का। ठीक है, जिसमें क्या भरा होता है, पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है। क्लियर, थैंक यू।